नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस वक्त हम बात करेंगे मानसून की, क्योंकि सितंबर का महीना आज से शुरू हुआ है और सितंबर के लिए मौसम विभाग का अनुमान आ चुका है, जिसमें यह कहा गया है कि सितंबर के महीने में औसत से ज़्यादा बारिश होगी और 110% बारिश का अनुमान जताया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं मौसम विभाग के IMD के DGM मृत्युंजय मोहपात्रा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल सर, 3 महीने मानसून के निकल गए और अब तक देश में सामान्य के मुकाबले 9% कम बारिश है। सितंबर का महीना इसको कितना कवर कर पाएगा और ओवरऑल सीजन की समाप्ति आप लोग क्या डेफिसिट रेनफॉल के तौर पर देख रहे हैं, कमजोर मानसून के तौर पर देख रहे हैं, या ये कवर हो जाएगा सितंबर में? 5 जून से 31 अगस्त तक जो बारिश हुआ है, इसके हिसाब से ऑल इंडिया रेनफॉल लगभग 9% लॉन्ग पीरियड एवरेज से कम है। और आज जो हम पूर्वानुमान जारी किए हैं सितंबर महीने के लिए, इसके हिसाब से जैसे आपने बताया कि एबो नॉर्मल रेनफॉल होने का उम्मीद किया जा रहा है। इसलिए ये एक गुड न्यूज है कि जो एबो नॉर्मल रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसे होगा, तो जो सीजनल रेनफॉल 5 जून से 30 सितंबर ये डेफिशिएंट रेनफॉल सीजन नहीं होगा। अभी जो रेनफॉल 91% है लॉन्ग पीरियड एवरेज की, इसमें इम्प्रूवमेंट होगा और हमारा उम्मीद है कि बाय एंड ऑफ 30 सितंबर ऑल इंडिया सीजनल रेनफॉल जो नॉर्मल कैटेगरी हमारा है, इसका लोअर एंड के आसपास रहेगा। जब हम नॉर्मल कैटेगरी बोलते हैं वो 96% से 104% के अंदर होता है। तो इसका मतलब हो गया कि जो 91% अभी है, इसमें सुधार होकर 96% तरफ जाएगा, अराउंड 96% के आसपास होगा। यही हमारा पूर्वानुमान है। तो इसलिए जो अगस्त महीने में ज्यादातर 93% के आसपास बारिश ओवरऑल होगी, मतलब सामान्य से थोड़ा सा कम। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही सर। अब दूसरा सवाल मेरा ये होगा सर कि सितंबर का महीना मानसून का आखिरी महीना है, तो सितंबर के महीने में आप लोगों ने कहा है कि सामान्य से ज्यादा बारिश होगी, तो देश के कौन कौन से ऐसे इलाके होंगे जहां पर बहुत अच्छी बारिश की उम्मीद है और कौन कौन से ऐसे इलाके होंगे जहां पर बारिश कम हो सकती है? मैं पहले आपको बोल दूं, मैं 93% नहीं बोला, मैं बोला लोअर एंड ऑफ नॉर्मल जो होता है वो 96% होता है, 96। वो इसके आसपास होने का हम उम्मीद रख रहे हैं। और आप देश के विभिन्न हिस्सा में कितना बारिश होगा आप देखेंगे, जो सितंबर महीने का पूर्वानुमान है, इसके हिसाब से जो सेंट्रल इंडिया का रीजन है, उड़ीसा से शुरू करके गुजरात तक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का नॉर्दर्न हिस्सा और छत्तीसगढ़, ये सभी एरिया में नॉर्मल से एबो नॉर्मल रेनफॉल होने का उम्मीद किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो बिहार और एडजनिंग एरियाज है, वहाँ भी नॉर्मल से एबो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। और जब आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मेनी प्लेसेस में बिलो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का पूर्वानुमान किया गया है। वेस्ट कोस्ट जो एरिया है, जैसे कि कोंकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटक और एडजनिंग एरियाज, वहाँ एबो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, सदर्न वेस्ट बंगाल, सिक्किम है सर, दिल्ली में बहुत जबरदस्त बारिश हुई है। मोहपात्रा जी, माफी चाहूंगा, वक्त कम है सर। दिल्ली में बहुत जबरदस्त बारिश हुई है, दिल्ली अस्त व्यस्त हो गई है। क्या दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक और भारी बारिश का अनुमान है क्या सर? ये जो कल और आज सुबह तक जो भारी बारिश दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया, हम इसका पूर्वानुमान किए थे। और जो भारी बारिश आज ही जो होने वाला है, और कल से इंटेंसिटी कम हो जाएगा और भारी बारिश का कोई उम्मीद नहीं है। अभी ये जो भारी बारिश हो रहा है, इसका वजह यही है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन केंद्रीभूत है, जिसकी वजह से ईस्टर्ली विंड्स तेजी से दिल्ली के ऊपर आ रहा है लोअर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे। और इसमें जो सर्कुलेशन चल रहा है, इसमें परिवर्तन हुआ कल से, और धीरे धीरे रेनफॉल ऐसे भारी होने का कोई उम्मीद नहीं है। ओके, बहुत शुक्रिया एम मोहपात्रा जी आपका जी बिजनेस के साथ बातचीत करने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कि सितंबर का महीना मानसून के लिए कैसा रहेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब आपको सीधे ले चलते हैं
जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के पास, जो इस वक्त बात कर रही हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यन से। ये तिमाही दूसरी लहर की का इसमें असर बहुत ज्यादा था। तो जब हम पहले तिमाही की बात, पिछले साल की पहली तिमाही और इस साल की पहली तिमाही, दोनों में महामारी का असर जरूर था। पहली बार जो पिछले साल में पहला लहर और इस साल दूसरी लहर, तो इसके बावजूद जो अच्छा जो आंकड़ा आया है ये काफी उल्लेखनीय है। तो मेरा मानना ये है कि हमें ये हमेशा जब हम देखते हैं तो इनको एक सामूहिक रूप में देखना है, न कि सिर्फ हम लो बेस की बात करें, लेकिन ये भी हम उसमें जोड़ दें कि जो इस तिमाही थी उसमें दूसरी लहर का बहुत बड़ा जो असर था वो था। तो इसके बावजूद जो अच्छे आंकड़े आए हैं ये एक्चुअली काफी संकेत हैं कि जो रिकवरी है उसकी वो तेजी आ रही है। एक बात जो मैं इसमें विशेषतः कहना चाहता हूं कि आपने भी जो हम एक्सपोर्ट्स देख रहे हैं, एक्सपोर्ट्स में जो वृद्धि आई है और ये इवन प्री पैंडेमिक लेवल, महामारी के पहले की जो स्तर था उसके मुकाबले भी करीब करीब 8% की वृद्धि हुई है। तो एक्सपोर्ट्स काफी अच्छा लग रहा है। तो इसके चलते हुए आगे चलते काफी अच्छा एक इसमें और वृद्धि आने की गुंजाइश है। ओके, श्योर सर। तो ये तो बात हुई वी शेप रिकवरी के जो नंबर्स हैं वो ये इस वक्त दिखा रहे हैं कहाँ से और कैसे रिकवरी आई। बिल्कुल सर, बट एक सवाल सर, लोगों का ये कहना है कि जो इंडिया इंक के गेन्स हुए हैं इसमें हाउस होल्ड या टाइनी एंटरप्राइजेस, छोटे मझौले एंटरप्राइजेस जो हैं वहां ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। आपका उस पर क्या कहना है? अगर हम वी शेप रिकवरी की बात करें तो हम सबको होलिस्टिक ग्रोथ की बात करनी यहाँ जरूरी होगी। तो कुछ पॉकेट से कुछ सेगमेंट्स में ग्रोथ नहीं दिखी, स्पेशली दैट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी सर। जैसा मैं बात करी छोटे एंटरप्राइजेस की बात करें, हाउस होल्ड्स की, क्योंकि दिक्कतें आई, वेजेस कट हुई, वर्कर्स की नौकरियां गई और भी जो तकलीफें देखी गई, इनको हम कैसे समझें? क्योंकि बैलेंस शीट पर छोटी कंपनीज पर ज्यादा असर हुआ। स्वाति जी, ये दो अलग मुद्दे हैं जिनको हमें अलग अलग से देखना है। एक तो आपका जो मैक्रो इकोनॉमी जो वी शेप रिकवरी है वो जीडीपी, और जब भी आप जीडीपी में देखते हैं तो नॉर्मल वर्षों में और महामारी के समय भी कुछ सेक्टर्स में जो है ज्यादा वृद्धि आती है, कुछ में कम आती है। तो हमेशा ऐसा रहता है कि जैसे आपके जो हमारे जो 5 अंगुलियां हैं, सारे 5 अंगुलियां एक समान नहीं होती, उसी तरह आपके जो सेक्टर्स हैं उसमें भी एक्चुअली फर्क रहता है। तो ये एक अलग मुद्दा है जो कि वी शेप रिकवरी से हमें नहीं जोड़ना है। इसमें हमें एक्चुअली जो बाकी सेक्टर्स हैं, किन सेक्टर्स में अच्छी वृद्धि हो रही है, किन में नहीं हो रही है, ये प्रश्न एक्चुअली इसमें साफ बैठता है। तो इसमें यदि आप देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री वगैरह काफी अच्छे से अच्छा उसमें वृद्धि आया है। लेकिन जो सर्विसेज है उसमें विशेषतः जो आपका जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव जो सर्विसेज हैं, जैसे कि महामारी से पहले हम मान लीजिए कोई मसाज के लिए जाते थे, ट्रैवल टूरिज्म वगैरह, इनमें जो है अभी भी पूरी अभी रिकवरी अभी हुई नहीं है। और इसका एक कारण ये भी है कि थोड़ा अभी भी डर है, जो तीसरी लहर आ सकती है इसका एक डर है, इसीलिए लोग पूरी तरह से इसमें एक्चुअली अभी जुटे नहीं हैं। तो इसके कारण इसमें असर जरूर है। और जैसे आपने कहा कि छोटी कंपनियों में असर है, लेकिन एक बात जो मैं दोहराना चाहता हूं, यदि आप देखें जो बड़ी कंपनियों की जो टॉप लाइन है और उनकी जो खर्च है, अभी इस तिमाही में उनकी खर्च भी काफी बड़ी है। और जब बड़ी कंपनियां ज्यादा खर्च करती हैं तो उसका जो लाभ है वो छोटी कंपनियों को आता है, क्योंकि जब बड़ी कंपनियां जो भी खरीदती हैं सामान वगैरह, वो छोटी कंपनियां उनको सप्लाई करती हैं। तो जब बड़ी कंपनियों की खर्च बढ़ती है तो उससे छोटी कंपनियों में उसमें लाभ आता है। तो ये एक अच्छा एक हमने एक ट्रेंड देखा है। इसके पहले जो पिछले 15-16 महीने में हम देख रहे थे कि बड़ी कंपनियां अपनी खर्च को कम कर रही थी, जबकि अभी उन्होंने खर्च को बढ़ाया है, तो जिससे कि इसका लाभ जो छोटी कंपनियां उसको आएगा। ओके सर, जीडीपी ग्रोथ जैसे कि हमने देखा, एक्सपेक्टेशन जो थी वो डेफिनेटली मीट हुई। ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अब यहाँ से कैसी दिख रही है? क्या कोई स्कोप है अपवर्ड रिवीजन का इस प्रोजेक्शन में? ऑल्सो जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है स्पेशली विद रिगार्ड्स टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो क्या बता रहे हैं सर?
वहां पर हम और स्ट्रेंथनिंग आगे देख पाएंगे, और कब तक हम प्री पैंडेमिक लेवल्स पर वहां पहुंच जाएंगे? देखिए, जो दूसरी तिमाही में जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जैसे जो दिख रहे हैं, काफी जो, क्योंकि लॉकडाउन सारा हट चुका है, रिस्ट्रिक्शंस हट चुका है, इसके कारण दूसरी तिमाही में काफी अच्छी वृद्धि दिख रही है। और मेरा अनुमान है कि जो हमने जो बजट में जो 10.5% की वृद्धि का जो अनुमान लगाया था बजट में, उसके उसके आसपास जो सालाना जो दर है जीडीपी का वृद्धि दर, वो सालाना दर मेरा अनुमान है कि उसके आसपास आ जाना चाहिए। इसके अलावा आगे जो, जैसे 2023 की हम बात करें तो हमारा अनुमान है कि 6.5 से 7% तक की जो वृद्धि का दर है वो दर्ज करेगी हमारी अर्थव्यवस्था। और उसके आगे यदि हम देखें तो इस दशक में चूंकि हमने इतने सारे सुधार के कदम लिए हैं, रिफॉर्म्स किए हैं, उसके कारण मेरा मानना है कि 7% से ज्यादा वृद्धि दर रहेगी। तो इस दशक में भारत जो है सबसे ज्यादा वृद्धि दर दर्ज करने वाला देश रहेगा, ये मेरा विश्वास है। ओके, ये आपका विश्वास है इस दशक का, ये दशक भारत के लिए बहुत प्रॉमिसिंग साबित हो, हम भी उम्मीद रख रहे हैं सर। दिक्कतें कहाँ हैं? दिक्कतें सप्लाई साइड इश्यूज में सर। ऑटो सेक्टर जो कि बैकबोन है इकोनॉमी का, वहां पर हम देख रहे हैं, आपने देखा होगा स्केल बैक हो रहा है प्रोडक्शन, डिमांड है बट प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि चिप की शॉर्टेजेस है, सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं अवेलेबल हैं, ये ग्लोबल इशू है, इसका असर हम पे भी दिख रहा है। और ये हो रहा है अनफॉर्चुनेटली जस्ट अहेड ऑफ द फेस्टिव सीजन। क्या आपको लगता है ग्रोथ मोमेंटम को डैम्पन काफी बड़े हद तक कर सकता है? क्योंकि ये दिक्कत अब ये समझी जा रही है कि ये छोटी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होने वाली है। उसको कैसे आप देखते हैं सर? देखिए, जब कल जैसे मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें जो हमने प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें भी हमने दिखाया था जो ऑटो सेल्स है, ऑटो सेल यदि हम देखें तो शार्प वी शेप्ड रिकवरी हुआ है उसमें। मई के महीने में और जून के महीने में जो उनकी जो बिक्री थी वो उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बाद अभी जो है जुलाई के महीने में अच्छी तेजी आई है और अगस्त में भी और तेजी आ रही है। तो मेरा मानना है कि जो फेस्टिव सीजन में जो ऑटोमोबाइल की जो सेल्स हैं उसमें अच्छी वृद्धि आएगी, क्योंकि यदि आप इसमें विस्तार से यदि देखें तो जो आपका इंडस्ट्री सेक्टर है ये काफी अच्छा कर रहा है। इंडस्ट्री में जो वृद्धि आई है करीब करीब 40% से ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग करीब 50% का वृद्धि दर आया है। तो ये तो कंपनियों को इसमें तो जूझना पड़ता ही है कई बार कि एक्चुअली उनके जो जब डिमांड बढ़ने लगती है, जैसे ग्लोबल डिमांड बढ़ रहा है जिसके कारण स्टील की दाम बढ़ रही हैं, सीमेंट की दाम बढ़ रही हैं, तो उसके कारण जो है कंपनियों की रॉ मटेरियल कॉस्ट तो बढ़ेगी। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। तो जब डिमांड बढ़ता है तो कंपनियों की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती है, लेकिन उनके रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे। तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ रेवेन्यूज ही बढ़े और कॉस्ट कम होते रहे, ये तो एक्चुअली संभव नहीं है। तो और ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है एक मैच्योर सेक्टर है। 1991 से लिबरलाइजेशन के बाद 30 साल का सफर हम तय कर चुके हैं। तो जो मैच्योर सेक्टर है, मेरा विश्वास है कि वो एक्चुअली इस तरह के काफी सारे साइकिल्स, कमोडिटी साइकिल्स पहले भी उन्होंने देखा है और उसको रिस्पॉन्ड किया है। तो इसके कारण मुझे विश्वास है कि वो एक्चुअली इसका भी अच्छा एक समाधान निकालेंगे। ओके, एक समाधान इसका भी निकल जाएगा। सेक्टर की ग्रोथ स्ट्रांग दिख रही है सर। एक्सपोर्ट्स की भी आपने बात की थोड़ी सी, बट मैं आपसे विस्तार में जानना चाहूंगी। डिमांड स्ट्रांग है यूएस और यूरोप में, बट शॉर्टेज है शिप्स और कंटेनर्स की, वो भी कॉस्ट को बहुत बढ़ा रही हैं, स्पेशली फॉर द एक्सपोर्टर्स। इसको कैसे टैकल किया जाए? और साथ में ही सर कमोडिटी अपसाइकिल भी हमने देखी, वो एक रिवाइवल है एक तरह से कई स्ट्रगलिंग सेक्टर्स के लिए, बट बाकी कॉस्ट भी उसके साथ बढ़ती हैं, वो एक कंसर्न है। तो जो बैलेंस होती है राइजिंग कमोडिटी कॉस्ट और कंटेनर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, इसमें मैं एक बहुत अहम जो फर्क है उसमें ध्यान देना चाहता हूं। यदि आप भारत की जो नीति है उसको देखें तो भारत की नीति पिछले 1.5 साल में हमने सप्लाई साइड पे बहुत ध्यान दिया है। बाकी सारे देश यदि आप देखें तो सिर्फ उन्होंने डिमांड साइड मेजर्स ही ली हैं, सप्लाई साइड में कोई भी मेजर्स नहीं ली है। और ये बहुत अहम है, क्योंकि यदि आप जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 2009-2010 के समय,
तब की जो नीतियां थी उसके कारण जो इन्फ्लेशन जो आई थी करीब 10% से ज्यादा 12-14% भी आई थी, उसके मुकाबले यदि हम देखें अभी तो इन्फ्लेशन 6.1% ही रहा है। ये इसके बावजूद कि इतने सारे जो आपके रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन वगैरह हुए जिसके कारण सप्लाई पे काफी असर पड़ता है, इसके बावजूद ये जो है 6% रहा है। ये इसीलिए हुआ है कि भारत ने सप्लाई साइड पे बहुत ध्यान दिया है, सप्लाई को काफी एक्सपैंड किया है, जबकि बाकी देशों ने सिर्फ डिमांड पे काम किया है, सप्लाई पे कुछ भी काम नहीं किया। जो ये इसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि काफी सारे सप्लाई साइड फ्रिक्शंस आ रहे हैं। तो ये हमारे कंपनियों को एक्चुअली इसमें इसको ध्यान देना होगा, क्योंकि जो ग्लोबल सप्लाई है उस पे तो भारत बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो जो है बाकी देशों की नीतियों के कारण आता है। तो हमारे कंपनियों को अपने स्केड्यूल्स इस तरह प्लान करने होंगे ताकि जो उनकी जो एक्सपोर्ट जो परफॉर्मेंस है जिसमें काफी अच्छी अभी वृद्धि आई है वो जारी रहे।